हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर आपके सामने अभी की लेकर आए, जहां आतंकियों को पालने की पाकिस्तान ने चुकाई है भारी कीमत। जी हां दोस्तों, FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ $38 बिलियन का बड़ा घाटा पाकिस्तान को। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, और क्या पाकिस्तान FATF से बाहर निकला है या नहीं, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां ऑस्ट्रेलिया को गैंगस्टर बोलकर जमकर भड़क गया है चीन दोस्तों, और कह दिया है कि इन देशों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन से देश है दोस्तों जिसको चीन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आकर के इन्होंने चीन पर गुंडागर्दी की है दोस्तों, इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर श्रीलंका को भारत से कोविड वैक्सीन की 5 लाख डोज मिली, जहां चीनी वैक्सीन का नहीं करेगा अब इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे बताएंगे जहां सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गई जो बाइडन। सीरिया में ईरान समर्थक समूह पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है दोस्तों, 17 लोगों की मौत। बताएंगे पूरी बात क्या, उससे आगे बताएंगे जहां पर WHO के चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की कर दी है तारीफ, क्या है वजह है दोस्तों। साथ ही बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता हो रही है दोस्तों, जिसमें कौन कौन सी जरूरी बातें बोली गई है दोस्तों, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है और बंगाल में इस बार परिवर्तन जरूर होगा और भाजपा की सरकार आएगी और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आतंकियों को पालने की पाकिस्तान ने चुकाई है भारी कीमत। FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ $38 बिलियन का बड़ा घाटा। जी हाँ दोस्तों, पाई को मोहताज पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण तगड़ा आर्थिक झटका लगा है दोस्तों। दरअसल आतंकवाद के वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाला पेरिस बेस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने से इसे $38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को 2008 से ही ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पड़ोसी मुल्क तब से ही लगातार इस लिस्ट से बाहर निकलने का प्रयास करता रहता है। भले ही पिछले 12 सालों में पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले नेता लोगों को ये कहकर झांसे में रखते रहा है कि ये ग्रे लिस्ट में होने से देश को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक स्वतंत्र थिंक टैंक की इस शोध वाली रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है दोस्तों। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर FATF की ग्रे लिस्टिंग का बड़ा प्रभाव। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है दोस्तों जब FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय कर लिया है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे, दोबारा से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया है। आपको बता दें, FATF द्वारा किए गए समीक्षा में पाया गया है कि पाकिस्तान 27 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान को पूरा करने में असमर्थ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को $38 बिलियन का घाटा हुआ है दोस्तों, बड़ा जिसको नुकसान कहा जाता है उस तरीके की नुकसान इस पाकिस्तान को होते हुए नजर आ रहा है। और इमरान खान फिर भी इस बात को छिपाते हुए अपने देशवासियों से नजर आ रहे हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन उनका आंतरिक हिस्सा जानता है कि कितना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि छुपाने से दर्द और भी बढ़ता है तो कमेंट सेक्शन में दर्द मत छुपाओ इमरान खान जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को गैंगस्टर बोलकर भड़क गया चीन, कहा इन देशों के साथ मिलकर हमारे साथ गुंडागर्दी की है ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ दोस्तों, चीन के रिश्ते इस समय न केवल भारत और अमेरिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी तनाव भरे चल रहे हैं दोस्तों। चीन का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका केंद्रित नस्लवादी और माफिया स्टाइल कम्युनिटी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज नामक इंटेलिजेंस गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल है। ये लंबे समय से चल रहा वो गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित इन 3 देशों के साथ इंटेलिजेंस से जुड़े मामलों पर काम करता है दोस्तों। अब चीनी सरकार के अखबार द ग्लोबल टाइम्स में इस गठबंधन को व्हाइट सुप्रीमेसी की धुरी वाला एक नकली अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बताया गया है दोस्तों। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिका केंद्रित इस नस्लवादी गठबंधन के सदस्य देश अपनी मर्जी
तेजी और अहंकार से चीन को उकसाने का काम करते हैं और उसी तरह अपने आधिपत्य को मजबूत कर रहे हैं दोस्तों, जैसे सभी गुंडे यानी गैंगस्टर किया करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इन देशों का उद्देश्य चीन के विकास के अधिकारों को रोकना है। ऐसे में आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया से कितना चिढ़ा हुआ है चाइना और बाकी इन देशों को भी लपेटता हुआ नजर आ रहा है चीन। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये देश इसी प्रकार से चीन को घेरते रहे और चाइना इनका बाल भी बांका ना कर पाए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत की जय हो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की ऐसे में बात करें तो श्रीलंका को भारत से कोविड वैक्सीन की 5 लाख डोज मिल गई है दोस्तों, जहां चीनी वैक्सीन का नहीं करेगा इस्तेमाल। बड़ी अच्छी खबर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल वक्त में भारत दुनिया के लिए मसीहा बनकर उभरा है। भारत अब तक कई कम और मध्यम आय वाले देशों को वैक्सीन मुहैया करा चुका है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहले के तहत भी दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने में मदद कर रहा है, साथ ही अपने पड़ोसी देशों को भी हर संभव मदद दे रहा है। भारत ने श्रीलंका को भी वैक्सीन की 5 लाख डोज भेंट की थी, जिसकी दूसरी खेप भी अब उसे मिल गई है दोस्तों। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने ट्वीट करके बताया है कि भारत से 5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप आज श्रीलंका पहुंची है। श्रीलंका के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री चन्ना जयसुमन ने कहा है कि गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज आई है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के स्टेट फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते के तहत नई खेप का ऑर्डर दिया गया है। वैक्सीन का वितरण शुक्रवार से शुरू हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में अब श्रीलंका भारत के ही दिए हुए इस वैक्सीन का उपयोग करेगा और चाइना के नाकामयाब वैक्सीन को फेंक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर थी ये भारत के लिए। ऐसे में भारत का वैक्सीन व्यापार भी काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार भारत को एक दिन अव्वल नंबर पर लेकर जाएगी दोस्तों, तो हमें पूरा भरोसा है केंद्र की सरकार पर। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गई जो बाइडेन सरकार। सीरिया में ईरान समर्थक समूहों पर अमेरिका का हमला, 17 लोगों की मौत। बता दें अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र समूहों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों के ठिकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में कार्रवाई की है दोस्तों। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेज ने गुरुवार को पूर्वी सीरिया में ईरानी सशस्त्र समूहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। कहा यह जा रहा है कि इस कार्रवाई में सशस्त्र समूहों के करीब 17 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि यह कार्रवाई इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह भी बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों, जहां पर अमेरिका हाथ धो करके ईरान के पीछे लग गया है दोस्तों। और ईरान को अब किसी भी कीमत पर अमेरिका नहीं छोड़ने वाला आने वाले समय में, जब तक ईरान ये ना कह दे कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी और अमेरिका ईरान के रिश्तों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे अच्छा विश्लेषण कौन कर पाता है दोस्तों, उसको हमारी टीम की तरफ से कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर संघर्ष विराम। अमेरिका यूएन प्रमुख ने किया बड़ा स्वागत, जहां कहा गया है कि क्षेत्र में होगी अब इसको लेकर शांति। बता दे भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इसका स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा तथा अन्य देशों में संघर्ष विराम के सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने का स्वागत किया है। अमेरिका ने इसे दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है दोस्तों। तो वहीं यूएन महासचिव ने उम्मीद जताई है कि इस कदम के जरिए आगे की बातचीत के लिए अवसर मुहैया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो WHO चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की कर दी है तारीफ। कहा आपकी ही वजह से 60 देशों में टीकाकरण, दूसरे देश आपसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनका धन्यवाद किया। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनम गैब्रियस ने गुरुवार को कहा है कि कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को साझा करने में आपकी प्रतिबद्धता 60 से अधिक देशों को अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक समूहों को टीकाकरण शुरू करने में
मदद कर रही है। WHO प्रमुख ने आगे कहा कि उम्मीद है कि बाकी देश भी आपके इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे। आपको बता दें कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाते हुए दुनिया के विभिन्न देशों को अनुदान, सहायता और कॉमर्शियल सप्लाई के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीके के 361.91 लाख खुराकें उपलब्ध कराई हैं। दोस्तों वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि विभिन्न देशों को कोविड-19 के टीके की 67.5 लाख खुराकें अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है, जबकि कॉमर्शियल सप्लाई के तहत 294.44 लाख खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर मोदी सरकार के अलावा कोई अन्य सरकार होती कोविड के टाइम में तो WHO कभी भी भारत का नाम नहीं ले पाते। क्या आप मानते हैं दोस्तों? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और धन्यवाद मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों भारत को आगे ले जाने के लिए। साथ ही अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के दौरान 824 विधानसभा सीटों पर 18.68 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में ये बड़ी बात कह दी गई है दोस्तों। साथ ही देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को यानी कि आज किया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता शुरू हो गई है दोस्तों। इस बार ये प्रेस वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में से एक असम में भाजपा की सरकार है, तो वहीं पुडुचेरी में पिछले हफ्ते कांग्रेस की सरकार गिरने से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।